हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न जिन लोगों की डिफेक्टिव हो चुकी है उन्होंने कमेंट में कुछ सवाल हमसे पूछे थे, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि यदि हमें डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस मिल चुकी है तो उसकी रिप्लाई क्या हम सेक्शन 139(9) में दें या फिर उस रिटर्न्स को हम रिवाइज कर दें सेक्शन 139(5) में। दूसरा सवाल ये है कि हमने आईटीआर को रिवाइज तो कर दिया है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल आईटीआर के लिए बार बार हमें डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आ रही है। और यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस की रिप्लाई कर दी गई है तो क्या फिर से हमें आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी हैव रिसीव्ड 4 टाइम्स नोटिस, डू वी हैव टू रिवाइज अगेन। हमें 4 बार डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस आ रही है, क्या हमें फिर से उसे रिवाइज करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब का आज आंसर आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों डिफेक्टिव मोड में जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते समय ही यदि आप सही से फाइल करेंगे तो फिर आपको इस नोटिस की रिप्लाई आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो ये होता है कि 26 AS और AIS TIS को हमेशा चेक करके तभी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम 26 AS और AIS TIS को नहीं देखते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जब फाइल करते हैं तो उसमें जो इनकम हमारी दिखती है वो एज पर 26 AS और AIS नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस रिसीव होती है। इसके बाद दूसरा रीजन ये है शोइंग इनकम अंडर रॉन्ग हेड। अब जैसे किसी व्यक्ति को लॉटरी से इनकम हो रही है या ऑनलाइन गेमिंग से इनकम हो रही है और उस पर्सन ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नॉर्मल रेट में जाकर के उस इनकम को रिपोर्ट कर दिया। यदि किसी पर्सन को कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से, उसने क्या करा हुआ है, उसको अदर सोर्सेस में डाल रखा है। तो रॉन्ग हेड में भी जब इनकम जाती है तो वहां पर आपको डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस रिसीव हो जाती है। थर्ड रीजन ये है कि ग्रॉस टोटल इनकम एज पर 26 AS AIS TIS नॉट मैच्ड विद आईटीआर। आप अपने आईटीआर में जो भी इनकम आपने रिपोर्ट किया है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम आपके 26 AS और AIS TIS से जब टोटल किया जाता है तो वहां पे मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है कि रॉन्ग डिडक्शन क्लेम, मतलब कि यहाँ पर 80C से 80U तक यदि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो आपने क्या किया हुआ है, रॉन्ग डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करा हुआ है, जिनकी वजह से कि लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आती है। रॉन्ग अलाउंस क्लेम इन आईटीआर, यदि आप अपने आईटीआर में गलत अलाउंस भी क्लेम करते हैं तो उस केस में भी आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। अब दोस्तों, जब आप अपनी AIS को ओपन करते हैं तो आपको AIS में सारी इनकम दिख जाती है। अब यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस किस तरीके से आपको रिसीव होती है। जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम यहाँ पे सेल रिपोर्ट की गई है, ठीक है, और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की यहाँ पे अमाउंट रिपोर्ट की गई है। ये दोनों ही जो इनकम है ये स्पेशल रेट की इनकम है और आप यदि अपने आईटीआर में रॉन्ग हेड में यदि इसे रिपोर्ट करते हैं तो फिर उस केस में आपको डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस रिसीव होती है। मैंने कई लोगों के केसेस देखे जिन्होंने कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अदर सोर्सेस में डाल रखा था, सेल ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड्स को उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी में दिखा रखा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे और ऐसे कुछ आईटीआर ऐसे थे जिसमें कि ये इनकम ही नहीं ली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी इनकम जो AIS में दिख रही है, यदि आप इस इनकम को टोटल करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जो आ रही है वो आपके आईटीआर से मैच नहीं करती है। और सिंपली जब आप यहाँ पे 26 AS को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे जिस इनकम पे TDS कटा है ना, वो इनकम भी आपको आईटीआर में अपने लेनी जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग की जो यहाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो इनकम है इस पे TDS कटी हुई है, ठीक है, भले ये ₹1.30 ही TDS कटा है, लेकिन यदि हम इसको अपने आईटीआर में नहीं लेते हैं तो हमें डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस मिल जाते हैं। तो हमें ये प्रॉपर केयरफुली अपने आईटीआर को फाइल करते समय 26 AS और AIS को चेक करके उसके अनुसार अपनी आईटीआर को प्रिपेयर
करनी है। अब आपको जब नोटिस रिसीव होती है तो आप सिंपली क्या करते हैं, पेंडिंग एक्शन में जाते हैं, ई प्रोसीडिंग पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे फॉर योर एक्शन में आपको नोटिस यहाँ पे दिख जाती है और यहाँ पर जब आप उसकी रिप्लाई सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिप्लाई भी दिख जाती है। अब दोस्तों जो पहला सवाल ये था कि यदि हमें डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस मिल चुकी है तो क्या हम उसको रिवाइज कर दें सेक्शन 139(5) में, या फिर उसकी रिप्लाई हम सेक्शन 139(9) में कर दें। दोस्तों फाइलिंग स्टेटस में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन यहाँ पे मेंशन होता है। यदि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर आप सेक्शन 139(5) में आप रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 139(9). यदि आप डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस जो मिली है यदि उसके रिस्पॉन्स में आप आईटीआर को सबमिट करें तो आपको सेक्शन 139(9) सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए डिफेक्टिव आईटीआर की जो नोटिस मिली है आप इसको दोनों ही तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। या तो अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कर दीजिए और नोटिस की रिप्लाई आप सबमिट कर दीजिए कि हमने आईटीआर को ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली जो है सेक्शन 139(9) के रिटर्न्स को आप प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और यहाँ रिसीट नंबर आपको ओरिजिनल रिटर्न का मेंशन करना है, डेट ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न, और इसके बाद डी नंबर आपको मेंशन करना और यहाँ पे डेट ऑफ नोटिस ऑफ सच ऑर्डर। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में आप जो है सेक्शन 139(9) के नोटिस की रिप्लाई आप सबमिट नहीं कर सकते। यदि आपको ऑफलाइन अपनी आईटीआर को प्रिपेयर करनी है, सेक्शन 139(9) की रिप्लाई आपको सबमिट करनी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना होता है और यहाँ पे आपको कॉमन यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ता है। देख सकते हैं 24-25 के लिए ये यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। फिर इस यूटिलिटी को आपको ओपन करके अपनी आईटीआर को प्रिपेयर करनी पड़ती है, जेसन फाइल अपलोड करना पड़ता है। तो आपकी जेसन फाइल जब आप ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ई प्रोसीडिंग वाले सेक्शन में आना होता है और यहाँ पे आने के बाद फॉर योर एक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे आपको क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है एग्री का और डिसएग्री का। यदि आप एग्री करते हैं तो उस केस में आपको जो जेसन फाइल आपने तैयार करी है वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ता है, देन आपको सबमिट करना पड़ता है। तो यदि आपने अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दी है तो उस केस में यहाँ पे आपको डिसएग्री पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको लिखना है वहां पर कि आईटीआर विद करेक्ट डिटेल्स हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड विद एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये आप करके आप फिर से इसको सबमिट आप कर देंगे तो ये आपकी जो रिप्लाई है ये सबमिट हो जाएगी। कई बार क्या होता है हम अपनी आईटीआर को रिवाइज कर देते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं तो बार बार नोटिस ये हमें भेजता रहता है, प्रॉम्प्ट करता रहता है। अब दोस्तों जो सेकेंड क्वेश्चन ये था कि हमने आईटीआर को रिवाइज कर दिया है लेकिन हमें बार बार ओरिजिनल आईटीआर के लिए नोटिसेस रिसीव हो रही हैं। ऑब्वियसली जब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो आप उसको करेक्ट करके ही आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं। जैसे आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं था, आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल था। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड है, इस प्रकार की जब इनकम होती है एक सैलरीड एम्प्लॉय को तो उसे आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ओरिजिनल आईटीआर 1 फाइल की गई थी, ठीक है। तो ये आईटीआर क्या हो गई, डिफेक्टिव मोड में चली गई। इसके बाद फिर से इस आईटीआर को रिवाइज जब किया गया, फिर से आईटीआर 1 यहाँ पे रिवाइज किया गया, अगेन क्या हो गया, इस आईटीआर के लिए अगेन जो है डिफेक्टिव की नोटिस रिसीव होती है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से अपनी आईटीआर को रिवाइज किया, फिर यहाँ पे आईटीआर 1 इन्होंने सबमिट करा, फिर इन्होंने चौथी बार आईटीआर को रिवाइज किया तो उसमें भी आईटीआर 1 को ही सबमिट करा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपकी अपनी आईटीआर को जितनी बार आप सेम टू सेम आप बार बार रिवाइज करते हो उसी आईटीआर फॉर्म में आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, 3 एप्लीकेबल है, लेकिन आईटीआर 1 में आप डाल रहे हैं तो आपको बार बार डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिसेस आएंगे। अब दोस्तों इस केस में क्या हो रहा है, 11 नोटिसेस रिसीव हुई है ओरिजिनल आईटीआर के लिए, साथ में रिवाइज्ड आईटीआर के लिए। जो भी गलती आपकी हो चुकी है, यदि आपने उस आईटीआर को सही कर दिया है तो फिर उस केस में आपको ओरिजिनल आईटीआर के लिए नोटिसेस आपको कई बार रिसीव हो सकती है, बार बार आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा जब तक कि आपकी सही वाली आईटीआर प्रोसेस नहीं हो जाती है। अब ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी सारे नोटिसेस जो है रिसीव हो रहे हैं, आईटीआर 1 के लिए ही पूरी नोटिसेस रिसीव हो रही हैं।
करेंगे, क्योंकि ITR 1 को कई बार रिवाइज किया गया और ओरिजिनल ITR भी डिफेक्टिव गई थी। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं तो आपको बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक ITR पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स में हम गए और वहां पे हमने लिख दिया डिसएग्री करके, वहां पे मेंशन कर दिया कि भाई ITR ऑलरेडी करेक्ट डिटेल के साथ में सबमिट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफेक्टिव नोटिस रिप्लाई, डू वी हैव टू रिवाइज अगेन। हमने डिफेक्टिव नोटिस की रिप्लाई कर दी। अब देखिए नोटिस की जो रिप्लाई होती है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जब भी आपको नोटिस रिसीव होती है तो आपको एग्री और डिसएग्री का ऑप्शन मिलता है। 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। यदि आप डिसएग्री करते हैं तो आपको 99% केसेस में आपको सही होना पड़ेगा। वैसे डिपार्टमेंट ही 99% सही होता है और 1% आप गलत होते हो। लेकिन यदि आप डिसएग्री कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर रीजन है उसका, तो आप डिसएग्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लोग ये कहते हैं कि हमने सेक्शन 139(9) की रिप्लाई सबमिट कर दी, तो क्या आपने उसको एग्री करा है या आपने डिसएग्री करा है? यदि आपने डिसएग्री करा है लेकिन आप जस्टिफाइड नहीं हो, आप सही नहीं हो, तो आपको डिपार्टमेंट फिर से नोटिस इशू कर सकता है। तो यदि आपने डिसएग्री किया है कुछ ऐसे रीजन देकर के जो सही नहीं है, तो आपको तुरंत अपनी ITR को रिवाइज कर देनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपने एग्री कर दिया है और आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जावा यूटिलिटी में आपने तैयारी कर ली, एक्सेल यूटिलिटी में आपने जेसन फाइल तैयार करके आपने अपलोड कर दिया है, फिर उस केस में आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपली जो है यदि आपको नोटिसेस वगैरह रिसीव होती हैं तो आपको वहां पे तुरंत रिप्लाई करना है कि हमने ऑलरेडी करेक्ट ITR सबमिट कर दी। और लास्ट क्वेश्चन है कि वी हैव रिसीव 4 टाइम्स नोटिस, डू वी हैव टू रिवाइज अगेन। हमें 4 बार नोटिसेस मिल चुकी हैं, क्या हमें बार बार इसे रिवाइज करने की जरूरत है? यहाँ पे इस पर्सन को 11 नोटिसेस रिसीव हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे 11 नोटिसेस मेंशन है। तो ये पर्सन क्या कर रहे थे, गलती बार बार कर रहे थे। यदि उनको AIS और TIS और 26AS में जो इनकम दिख रही है उसके अनुसार इनको ITR 2 फाइल करना चाहिए था, लेकिन ये बार बार क्या कर रहे थे, ITR 1 को फाइल कर रहे थे। तो यदि आपके केस में भी ऐसा ही है कि आपके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल है और आप प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम को वहां पे नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको बार बार नोटिस रिसीव होती रहेंगी। तो यदि आप गलती कर रहे हैं बार बार, तो फिर उस केस में आपको रिवाइज करने की जरूरत है, सही तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन आपने यदि सही करके ITR अपनी AIS 26AS के अनुसार यदि आपने सबमिट कर दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली व्यू नोटिसेस और ऑर्डर पे जाकर के आप जो है डिसएग्री करके अपनी रिप्लाई सबमिट कर देंगे कि हमने सही तरीके से ITR क्या की हुई है, सबमिट कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि यदि हमें 15 दिन का टाइम मिला था नोटिस रिप्लाई करने के लिए, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास यदि ड्यू डेट यदि पड़ी हुई है, यदि आपके पास ड्यू डेट है ITR को रिवाइज करने की, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं सही ITR के साथ। ठीक है, तो आपको नोटिस फिर दोबारा नहीं आएगा। यदि आता भी है तो फिर आपने रिवाइज ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर उससे कोई दिक्कत आपको नहीं। तो ये आई होप कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।